7, 8 के अलावा और क्या आंसर आ रहा है? इसका मीनिंग ये है कि आपको स्टीरियो सेंटर काउंट करना नहीं आ रहा है। और आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हो आप लोग। अच्छा, कितनों का 7 आ रहा है? हाथ खड़ा करो भाई। 7 कितनों का आ रहा है? 8 कितनों का आ रहा है? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। हाँ, आपको स्टीरियो सेंटर काउंट करना नहीं आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है सभी को पीछे? आपको स्टीरियो सेंटर नहीं निकालना आ रहा है? ये तो गलत बात है भाई। क्या दिया था? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं ना? इसको रिएक्ट करना है हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, है ना भाई? एक्स का तो पता लग गया आपको, कितने मॉल लेते हैं हमें कितने मॉल लेने हैं? 3 मॉल। और फिनाइल हाइड्रोजन की 3 मॉल, तो एक्स की वैल्यू तो कितनी होगी? 3 होगी। अब आप मुझे पहले तो ये बताओ, डी ग्लूकोज के अंदर कितने स्टीरियो सेंटर हैं, तब हम आगे बात करेंगे। दूसरा ओसाजोन की बाद में बात करेंगे, पहले तो डी ग्लूकोज में बताओ कितने हैं भाई? 4 हैं, देख लो। अच्छा, कार्बन कहां से देखो? 4 कौन कौन से हैं? C2 है, C3 है, C4 है, C5 है। तो टोटल स्टीरियो सेंटर जो है आपके, या कायरल सेंटर है, वो कितने आ गए? 4 आ गए। अब आपको फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन से, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ओसाजोन बनता है फाइनल, है ना? तो ओसाजोन ही बना देते हैं डायरेक्ट। तो क्या होगा? ये होता है ना भाई ओसाजोन, पूरा लिखा था हमने वहां तो, लेकिन यही होता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इसके स्टीरियो सेंटर बताओ, वाई की वैल्यू कितनी होगी? तो कितनी होगी भाई? इसमें ऐसा क्या था भाई? कायरल सेंटर ही तो बताना है आपको। क्योंकि ये तो कायरलिटी लूज कर दिया उसने, जो यहाँ सेकंड पे था, है ना? अब कितनी बची आपके पास? 3 ही तो है, इसमें तो होगा ही नहीं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। कोई 7 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है। रिवीजन प्रॉब्लम है आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और बता दो, आप लोग रिवाइज नहीं करते हो भाई। चलो एक बेसिक सी मुझे चीज बताना, मैं एक डाटा लिख देता हूं पहले। ये तो सभी जानते हैं क्या होता है, ये एमिनो एसिड है ना, देखो बोर्ड पर। एक कंडीशन है, एक डेटा लिखा हुआ है आपके सामने, एमिनो एसिड है ना? तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से मेंशन कर दिया कि भाई ये PKA1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये PKA2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम इसको थोड़ा सा यूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि PKA1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, या मोर बेसिक, ऐसे मान लो आप।
तो एक कंडीशन है पीएच इज लेस देन pK1, है ना, ये कंडीशन है। तो आप मुझे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके बताओ कैसा बनेगा। ये एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस कंडीशन पे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा जब पीएच की वैल्यू लेस देन है pK1 से। एक कंडीशन में और लिख देता हूं यहां पर, इसका स्ट्रक्चर बता दो पहले वाले का क्या होगा। बात आ रही है क्या आपको समझ में? अगर आपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझा होगा या वैसे भी आप लोगों ने इसको तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत पढ़ा है पीएच वगैरह, तो आप बता सकते हैं इजीली कि इस कंडीशन पे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर फाइनली क्या बन सकता है। बस आपको ये देखना है पीएच लेस देन पीके, पीएच कम है ना, कम है तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या भाई, पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन लेस देन पीके, तो सॉल्यूशन जो क्या होगा वो क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो एसिड को क्या चाहिए, बेस चाहिए। इट मींस ये किसमें प्रोटोनेटेड डिसोसिएट होगा, होगा ना, क्या कौन होगा ये, NH3 पॉजिटिव। तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगा, RCH, ये तो एज इट इज रहेगा, और यहां क्या आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव। बात आ गई समझ में? तो अगले में क्या बनेगा, pH इज ग्रेटर देन बट pH लेस देन दे रखा है, तो आप तो बस इसको देख लो, pH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक, और pH की वैल्यू लेस देन है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। तो दोनों में ही डिसोसिएट हो जाएगा, एसिड और बेस, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RCHCOO माइनस NH3 पॉजिटिव। बात आ गई समझ में, नोट कर लीजिए। लिख लिया सभी ने? तो देखते हैं कितनी बात समझ में आई है। लास्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे इसका, और मैं जिससे पूछूं वो आंसर बताना है इसका, अपना अपना सॉल्व कीजिए सभी। एक दूसरे की हेल्प ना लें और अपना अपना सॉर्ट करो इसको। पी की वैल्यू दे रखा है 4.4, ऑप्शन भी दे देते हैं। पीआई फाइंड आउट करना है हमको। पीआई की वैल्यू बतानी है। हो गया? कितना
कितना आएगा? क्या आंसर आएगा? 597 आएगा। अच्छा, सभी का यही आ रहा है? सभी का यही आ रहा है? अच्छा, किसी का ये भी आ रहा है क्या? आ रहा होगा किसी का, बोलेंगे तो नहीं ऐसे कि भाई हाँ ये आ रहा है हमारा, आ रहा है कि किसी का? हो सकती है ऐसी मिस्टेक हम कर लें, है ना, तो वहां हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पीआई 2 दे रखी ना, पी के वैल्यू, तो पहले तो देखना है पी के ए दिया है, पी के बी दे रखा है, तो जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, उसका एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन में ये भी मैंने बोला था ना, ऐसा भी होगा ऑप्शन में, तो जब आप इसको दोनों का एवरेज निकालोगे तो ये भी आ रहा है आंसर, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है वो हमें पता है, क्या होता है 14। तो बस अब आपको पी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 9.6। तो आप एवरेज निकाल लो पी आई का, 2.34 प्लस 9.6 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया था, एक कुछ क्वेश्चंस और देख लिए हमने। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड। मुझे बहुत हैरत हुई, आपने कायरल सेंटर कैसे गलत बता रहे हो, आप उस दिन भी गलत बताए, बहुत रियल में मुझे बहुत हैरत हो रही है कि कायरल सेंटर कैसे फाइंड आउट नहीं हुआ आपसे। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये हमने डी ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया है, ठीक है। ओसा जोन का स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का भी बन जाएगा, क्योंकि आपको मैंने एक नोट मेंशन करा दिया था कि ओसा जोन फॉर्मेशन कौन देगा, जितनी भी रिड्यूसिंग होंगे, ठीक है। नहीं तो आप फ्रक्टोज दे दिया और वहां पर काउंट कर रहे हो, तो वहां हो सकता है वैल्यू अलग आए, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन सेकंड है और ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, फर्स्ट। चलिए हेडिंग लिखो नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड। सुना है क्या कि अभी नाम न्यूक्लिक एसिड का? तो न्यूक्लिक एसिड तो नहीं सुना, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं डीएनए और आरएनए, इन दोनों में से ज्यादा नाम किसका सुना है आप लोगों ने? डीएनए का सुना है आपने, और आरएनए का कभी सुना है छोटी क्लासेस में? आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे सुना होगा नाम, सेल्स के बारे में, न्यूक्लियाई छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं हम। तो न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट है न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए और आरएनए। जैसे आरएनए भी इन दिनों काफी, कुछ सालों पहले काफी फेमस हुआ था, जैसे हम बोलते हैं कोरोना वायरस, उसमें आरएनए का रोल होता था, कभी थोड़ा डिटेल आप लोगों ने पढ़ा हो तो दोनों इसके टाइप होते हैं। अब पहले हमें इससे केमिकल इंफॉर्मेशन कैप्चर करना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से अलग अलग लिंकेज की बात करते आए हैं, तो ये अगला टॉपिक जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक तरह का क्या होता है भाई, पॉलीमर होता है। क्या होता है ये? पॉलीमर। प्रोटीन भी क्या होता है? पॉलीमर। और प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? पॉलीमर ऑफ, यहां पर नई चीज देखने को मिलेगी, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। इट मींस आपसे बोले कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर बताओ, तो क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन का मोनोमर क्या होगा? अल्फा एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या होगा? मोनोसेक्राइड। जैसा कार्बोहाइड्रेट बोले वैसा आप बता सकते हो। कार्बोहाइड्रेट के अंदर लिंकेज होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन के अंदर लिंकेज होता है पेप्टाइड। अब अगला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बिटवीन एक लिंकेज देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। अभी लिखेंगे हम आगे। तो ये एक थर्ड लिंकेज देखने को मिला हमें, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड, या हम बोल सकते हैं इन डीएनए। बात आ गई समझ में? तो पहले इसका इंफॉर्मेशन लिख लो, इंट्रो पार्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नेक्स्ट लाइन से लिखना, दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स. न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कोई स्टॉप आगे लिखेंगे, दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, दीज आर टू टाइप्स, these are two types, कंटिन्यू करेंगे आगे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ब्रैकेट में लिखना, दैट इज डीएनए, एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, दैट इज आरएनए. These are two types, deoxyribose nucleic acid DNA and ribose nucleic acid, that is RNA. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, between two nucleotides, यहां पर लिखा है बोर्ड पर, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट. Between two nucleotides, phosphodiester linkage is present. ठीक है, तो यहां हमें जो इंफॉर्मेशन याद रखना है वो है, दैट इज अ पॉलीमर. पॉलीमर किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का. दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा लिंकेज होता है? फोस्फोडाइस्टर लिंकेज. दीज आर टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए. अब हमें जो अगला इंफॉर्मेशन देखना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि ये क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. क्योंकि जब हमें न्यूक्लियोटाइड पता लगेगा तब हम उसका पॉलीमर बनाएंगे और वहां पर हमें ये लिंकेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. ठीक है, तो हेडिंग लिखें नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड. ये पूरा टॉपिक है ना, डीएनए आरएनए, ये जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं ना, वो उनका टॉपिक है पूरा. लेकिन हमें तो इनिशियली इंफॉर्मेशन लेनी है, जो केमिकल इंफॉर्मेशन है वो इसमें से लेनी है. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो देखते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, तीन पार्ट से मिलकर बना होता है. सबसे पहला पार्ट क्या होता है? पेंटोज शुगर. दूसरा पार्ट होता है इसका नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड पार्ट होता है इसका फॉस्फेट ग्रुप. इन तीन पार्ट से मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल तैयार होता है. कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट पेंटोज शुगर. अब पेंटोज शुगर का मीनिंग आप समझ गए क्या होता है? 5 कार्बन शुगर. अब क्या आपने 5 कार्बन शुगर नहीं पढ़ा है? तो ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे हो गया? कार्बोहाइड्रेट से. तो कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर लिखा रखा है, देखो वहां पर चलो, वहां पर आपको लिखा है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पर डीएनए आरएनए का इंफॉर्मेशन लिखा है आप लोगों ने, और वहां बोला भी था. मिल गया? ठीक है, तो पेंटोज शुगर, इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम शुगर फॉर्मेशन करेंगे तो, और शुगर के जितने भी स्ट्रक्चर है हम जानते ही हैं, फ्यूरेन और पायरेनोस की फॉर्म में हम लोगों ने बनाए हैं. तो 5 कार्बन की बात की जा रही है तो हमेशा किस फॉर्म में बनाओगे आप? फ्यूरेनोस फॉर्म में. ठीक है, तो पहला पार्ट तो होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप. अब इसके अंदर भी क्या होता है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को अगर ऐड कर दिया जाए तो एक नई यूनिट हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दें तो हमारे पास आ गया सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड को हम यूं बोल सकते हैं, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप. या आप यूं भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। तो पहले इसको बना लो, फिर डिटेल में चलेंगे आगे। लिख लिया? फर्स्ट पॉइंट लिखो, पेंटोस शुगर। फर्स्ट लिखेंगे पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर के दो स्ट्रक्चर हैं, और डीएनए आरएनए का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट डिफरेंस भी आपको यहां से साथ साथ में मिलता जाएगा। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंफॉर्मेशन हमें हमारे काम की जो है वो याद रखनी है ना। छोड़कर जाओ, कोई आ जाए क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे, तो रिवाइज करके जाना है हमें। पेंटोस शुगर का मीनिंग हमें पता है 5 कार्बन शुगर है, और ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोस शुगर डीएनए आरएनए का सबसे मेन डिफरेंस आपको यहां देखने को मिलेगा। तो दो शुगर हैं, और न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? डीएनए और आरएनए, दो टाइप के। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ डीएनए का पेंटोस शुगर कौन सा है इसमें, और आरएनए का कौन सा है, तो बता सकते हो, और वही उसका मेन डिफरेंस है। तो देखो यहां पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 है ना। तो ये अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो क्या होगा? इसका नाम देखो, बीटा पहले आएगा, बीटा है ना। बीटा फाइंड आउट करना तो हमें पता है, OH ऊपर आ रहा है, ठीक है। बीटा डी, डी का मीनिंग भी हमें पता है, बीटा डी 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? बीटा डी राइबोस शुगर। और बीटा डी राइबोस शुगर किसका शुगर होगा? किस में प्रेजेंट होगा? आरएनए। आरएनए का नाम क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब जो अगला स्ट्रक्चर बना है, और ये कार्बन की पोजीशंस हमें याद रखनी है, तो अगले स्ट्रक्चर और इसमें क्या अंतर है? देखो यहां पर ये फर्स्ट सेम आ रहा है, लेकिन सेकंड पर देखो, यहां पर तो क्या आ रहा है, और यहां पर ओनली हाइड्रोजन। तो इसका भी नाम लिखते हैं अगेन बीटा डी।
सेकंड पर ऑक्सीजन एब्सेंट, तो नाम क्या लिख दिया, डीऑक्सी, ऑक्सीजन हटा दिया। बीटा डी 2 डीऑक्सी अगेन 5 कार्बन, नाम क्या हो गया, राइबोस शुगर। तो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर किस में प्रेजेंट होता है भाई, डीएनए। तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोस शुगर क्या होगा कि डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होगा उसमें सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट करना है आपको। तो कार्बन पोजीशन आपको सेकंड याद रखनी है डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन पेंटोस शुगर के बेसिस पर डीएनए आरएनए, और यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। नोट करो इसे। लिख लिया। पेंटोस शुगर के बाद अगला लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस। बढ़े आगे, सेकंड पॉइंट मेंशन करो, नाइट्रोजनस बेस। और ये नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं भाई, प्यूरिन बेस और दूसरा होता है पिरिमिडिन बेस। पिरिमिडिन यूज करते हो ना आप SN2 रिएक्शन में, है ना। तो एक तो होता है प्यूरिन बेस, दूसरा होता है पिरिमिडिन बेस। अब प्यूरिन के अंदर कौन कौन से हैं वो हमें याद रखने हैं। एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। इसमें साइटोसिन को इधर लेना, इसके दो ही टाइप हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन बेस तीन टाइप के, कौन कौन से, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। यहां एक चीज ध्यान रखना, जल्दबाजी में थायमिन ये नहीं लिखना है, क्योंकि वो थायमिन है विटामिन, ये थायमिन है न्यूक्लिक एसिड, ये है विटामिन थायमिन। सुना होगा B1, B2, B6 विटामिन के अलग अलग फॉर्मेशन, तो विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। तो थायमिन आपको ये लिखना है। तो प्यूरिन बेस तो हो गए दो, एडेनिन, गुआनिन, और पिरिमिडिन बेस हो गए तीन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। और डीएनए आरएनए का सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस अब आपको यहां मिलेगा, तो नॉट मेंशन करके लिखेंगे इसी में नीचे, थायमिन बेस डिनोटेड कैपिटल से भी कर सकते हैं हम इसको, थायमिन बेस ओनली प्रेजेंट in DNA and uracil base only present in RNA। तो DNA RNA का सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस क्या होगा कि DNA के अंदर स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस होगा थायमिन, और RNA का स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस होगा यूरासिल।
अगर आपसे बोले कि काउंट द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए, तो आप क्या बताओगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। डीएनए में आपको यूरेसिल को एब्सेंट करना है। काउंट द नाइट्रोजनस बेस ऑफ आरएनए, तो आप काउंट करोगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। आरएनए में थायमिन को एब्सेंट करना है। प्यूरिन बेस्ड डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, नोट कीजिए। और थर्ड होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, यही लिख देता हूं मैं, जो कि डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, दैट इज H3PO4। लिख लिया? तो ये तीनों पार्ट से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाना है न्यूक्लियोटाइड का। तो उसके पहले एक नई यूनिट और लिखनी है हमें, न्यूक्लियोसाइड। तो हेडिंग लिखो नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है वो देखना है हमें। लिखे इसमें न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, आप लोगों ने अभी डायग्राम में बनाया था कि पेंटोज शुगर और किसको ऐड कर दें साथ में, नाइट्रोजनस बेस को। लिखें इसमें, ए यूनिट इज फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, a unit is formed by attachment of nitrogenous base to the first position of pentose sugar. A unit is formed by attachment of nitrogenous base to the first position of pentose sugar, known as nucleoside. A unit is formed by attachment of nitrogenous base to the first position of pentose sugar, known as nucleoside. तो कार्बन पोजीशन आपको याद रखनी है, किस कार्बन की पोजीशन पर, फर्स्ट कार्बन किसके, पेंटोज शुगर के। अगर हम किसी नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर दें तो अब वो मॉलिक्यूल हमारे लिए क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के दो टाइप्स यहां पर देखते हैं। तो आप बताइए दोनों स्ट्रक्चर को देखकर कि डीएनए का न्यूक्लियोसाइड कौन सा हो सकता है और आरएनए का कौन सा होगा। पहले वाला किसका होगा, डीएनए का। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना, वो शॉर्ट फॉर्म में ही होगा हमेशा, A4 एडेनिन, G4 ग्वानिन, T4 थायमिन, है ना। तो पहले वाला किसका होगा न्यूक्लियोसाइड, डीएनए का, हाँ डीएनए का। और दूसरा किसका होगा, आरएनए का। बहुत बढ़िया। तो अभी सबसे पहला डिफरेंस देखना आपको बताया था, वो सबसे मेन वही है।
क्वेश्चन आएगा भी ना तो इसका और इसका मिला के ही पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, वो तो मैंने गलत बना रखा है यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला डिफरेंस क्या है कि ऑन पेंटोज शुगर के बारे में सबसे पहले क्लियर अप होना चाहिए कि पेंटोज शुगर डीएनए का कौन सा होता है, डीऑक्सी। हमेशा सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, एब्सेंट। दूसरा डिफरेंस क्या होगा नाइट्रोजनस बेस का, जो कि स्पेसिफिक है कि डीएनए में हमेशा क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्या प्रेजेंट होना चाहिए, थायमिन। और आरएनए के लिए हमेशा क्या प्रेजेंट होना चाहिए, यूरासिल। अब आपको दोनों कंडीशन चेक करनी होगी। ये जो पेंटोज शुगर है, यहां पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां पर सेकंड कार्बन पर OH लगा हुआ है। इट मींस ये पेंटोज शुगर डीएनए का है क्या, ये तो आरएनए का है। अच्छा, इसके फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस अगर हम लगा दें तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड का। लेकिन नाइट्रोजनस बेस मेंशन कर रखे कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन। तो एडेनिन और गुआनिन तो सरवाइव करेंगे किसके साथ, आरएनए के साथ। लेकिन आरएनए के साथ थाइमिन नहीं होगा, आरएनए के साथ थाइमिन नहीं होगा। आरएनए के साथ क्या चाहिए हमें, स्पेसिफिक यूरासिल। इट मींस अगर हमें इसको न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए बनाना है तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यूरासिल ऐड कर दो। बात आ गई क्या समझ में। तो इसमें भी क्या करना होगा, ये देखो OH सेकंड कार्बन पर, इट मींस ये न्यूक्लियोसाइड किसका है, बताइए पेंटोज शुगर किसका, आरएनए का। और डीएनए का। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, थाइमिन। तो बस यहां पर यूरासिल की जगह थाइमिन कर दो। अब बना लो आप इसको, दैट इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए। बना ले। अब देखो हम कितने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, बोलते शुगर अवॉइड करते हैं। डीएनए में ही शुगर प्रेजेंट है, डीएनए में ही शुगर है, बनी उससे रहा है। डीएनए ही तो, डीएनए तक ही तो जाना है हमें अभी ऑल ओवर। अभी हमने क्या पढ़ा, पेंटोज शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियोसाइड। अब इसके साथ H3PO4 ऐड कर दोगे तो वो एक मॉलिक्यूल किसका मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बना देंगे तो क्या मिल जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड टाइप ऑफ डीएनए और आरएनए। लिख लिया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो हेडिंग। तो ये न्यूक्लियोसाइड हमने बना दिया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं हमें। चलो मैं इसी में बना लेता हूं, आप दोबारा बना लेना, ठीक है। हेडिंग लिख लो न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे ही 2 टाइप्स बना लेना। न्यूक्लियोटाइड मेंशन करो।
देखो मैं पहले एक को बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसको रख करो, जगह नहीं है। हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल। तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज H3PO4। तो यहां से देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो जाएगा। अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तीनों पार्ट हैं, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप, या आप यूं बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, जो कि किस कार्बन से जोड़ रखा है हमने, 5 डैश मेंशन कर दो, 5 कार्बन से। अब ये कंप्लीट मॉलिक्यूल हमारे लिए क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। तो अब आप फाइंड आउट करो, इस ऐसे इसमें कर देंगे हम, इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूं इधर, OH OH। तो न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए और आरएनए कौन सा है, तो बस हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें क्या देखना है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर यहां पर कौन सा आ रहा है, डी ऑक्सी। तो डी ऑक्सी शुगर किसके लिए होगा, डीएनए। आगे बढ़ना ही नहीं है उसके अलावा, तो पहले तो पेंटोज शुगर फाइंड आउट करो। नाइट्रोजनस बेस कौन सा होना चाहिए स्पेसिफिक यहां पर, जैसे अगर मैंने यहां पर लगा दिया एडेनिन गुआनिन यूरासिल तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये पेंटोज शुगर डीएनए का है तो डीएनए के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, थाइमिन, या थाइमिन ना भी हो, एडेनिन गुआनिन भी होते हैं, लेकिन यूरासिल साथ में नहीं आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा। इसको लिख देते हैं, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन एंड थाइमिन। तो अब ये कंप्लीट किसका न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। अच्छा अगला स्ट्रक्चर चेक करो, ये किसका होगा न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का होगा क्या, आरएनए में थाइमिन आता है क्या, नहीं आता। अच्छा आरएनए में OH है क्या, हाँ रहता है, लेकिन आरएनए का बनाना है तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यूरासिल ऐड कर दो, यूरासिल। तो दैट इज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। बना लिया, हो गया, बढ़े आगे, चलिए हेडिंग लिखें, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड हम जानते हैं, एक तो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा टाइप होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके भी फिर दो टाइप होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दूसरा नाम और लिख लेना इसका, डबल हेलिक्स मॉडल, ये बना लो पहले। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और फर्स्ट लिखना हेडिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फर्स्ट लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो कुछ बात याद आ रही है क्या पिछले लेक्चर की? आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यहां पर बोला जा रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो दोनों में क्या रिलेशन है आपको बताया था वहां पर, क्या याद रखना है आपको? डीएनए इज पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन इज पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। It में प्रोटीन its monomer unit is alpha amino acid, its monomer unit is nucleotide। तो दोनों ही अपने सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसकी सीक्वेंस? मोनोमर की सीक्वेंस। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो स्टेटमेंट था वो सेम इसमें भी आएगा। और जब वो सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे और वहां पर उनको जोड़ने के लिए ऑटोमेटिक एक लिंकेज क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, वो यहां में मिलेगा। तो लिखें आप इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज रिलेटेड टू सीक्वेंस ऑफ इट्स मोनोमर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज रिलेटेड टू सीक्वेंस ऑफ इट्स मोनोमर दैट इज न्यूक्लियोटाइड। सीक्वेंस ऑफ इट्स मोनोमर दैट इज न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट ऑफ आगे लिखेंगे, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट। बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट। ब्रैकेट में आगे लिखना फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट, ब्रैकेट में मेंशन करना आगे, ऐसे लिख लेना 3-OH ऑफ 1 पेंटोज शुगर, ऐसे लिखो 3-OH ऑफ 1 पेंटोज शुगर एंड 5-OH ऑफ अदर पेंटोज शुगर। 3-OH of 1 pentose sugar and 5-OH of other pentose sugar। ये लिंकेज किसके बीच, किन कार्बन के बिटवीन है वो मेंशन किया है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में लिंकेज होता है और किन कार्बन के बिटवीन होता है, एक पेंटोज शुगर का थर्ड कार्बन दूसरे के फिफ्थ के बीच में। अभी हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन यहां पर ध्यान रखने है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम मोनोमर या जो न्यूक्लियोटाइड है इसका मोनोमर, उसके सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। वहां पर सीक्वेंस की बात की थी, लेकिन सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दें तो वो जो भी हीमोग्लोबिन का हमने एग्जांपल लिया था, यहां पर भी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। और जो लिंकेज क्रिएट होगा वो किन कार्बन के बीच होगा, 3' और 5'। अभी तक कितने कार्बन की पोजीशंस हमें याद रखनी है? सबसे पहले सेकंड कार्बन,
जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन डीएनए और आरएनए को ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर। दूसरी कार्बन पोजीशन हमें ध्यान रखनी, कार्बन 1 जो कि फॉर्मेशन करता है किसका, न्यूक्लियोसाइड का। कहां पर, जब पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से कोई नाइट्रोजनस बेस आकर ऐड हो जाए। थर्ड कार्बन पोजीशन हमें याद रखनी है फिफ्थ कार्बन, जहां पर हमने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया विद न्यूक्लियोसाइड और फॉर्मेशन होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड का। अब हम दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइंट कर रहे हैं तो उन कार्बन की पोजीशन किनके बिटवीन होगा, 3' और 5'। तो स्ट्रक्चर बना लो इसका। अब इधर देखो, आप बिटवीन किसके बिटवीन होगा, ये तो पेंटोज शुगर मतलब ये पूरा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड है ना, नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन है ना, और फिर ये हमने ऐड कर दिया न्यूक्लियोटाइड। अब हमें लिंकेज बनानी है तो कम से कम कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए, 2। एक पेंटोज शुगर का कौन सा कार्बन, दूसरे का कौन सा, 5th। तो जब हम फॉस्फेट ग्रुप देखेंगे तो ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और कहां से निकल सकता है, यहां से। बात आ गई समझ में। तो वाटर एलिमिनेट कर दो, इसको ऐसे बना दो, लिंकेज शो कर दें डायरेक्ट। ये जो लिंकेज है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3' और 5'। ठीक है। अच्छा देखो ये किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। ये तो हमने 2 की बात की। ऐसे ही देखो 1 2 3 4 5, तो 3 से फिर आगे और चल रही है चेन, पॉलीमर है ना क्योंकि। तो ऐसे कितनी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा इस स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक दिख रही है क्या आपको, तो मिस्टेक क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डीएनए। और हमेशा क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रहेगा आपको, इसलिए मैं हर जगह वो ऐड कर रहा हूं बार बार। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अगर ये OH लगा दिया तो पूरा स्ट्रक्चर ही क्या हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, क्योंकि आरएनए ऑलवेज सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है।
तो यहां पर आपको क्या करना होगा, सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटाना है बस। बना लो भाई इसको, ये 3' और ये 5' के बिटवीन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये भी 3' है, तो ये आगे कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे पॉलीमर है। दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बना लिया। तो वापस में वही बात हर बार बोल रहा हूं मैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या बात याद रखनी है, सीक्वेंस। यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या याद रखनी है, कार्बन पोजीशन थर्ड और फिफ्थ के बिटवीन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है, और एक पेंटो शुगर का थर्ड दूसरे के फिफ्थ के बीच में फॉर्म होगा। हमेशा पेंटो शुगर डीएनए में हमें सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन को एब्सेंट करना है। डीएनए के लिए स्पेसिफिक एनबी होगा, नाइट्रोजनस बेस, स्पेसिफिक थाइमिन, और आरएनए के लिए क्या होगा, यूरासिल। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आप देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी आपने कोई हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था, अल्फा हेलिक्स, याद आ रहा है? और इसमें भी हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा आपका किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर। तो वैसे छोटी क्लासेस में बना देखा होगा आप लोगों ने ये। बना लो भाई। बना लिया। हमारे काम की चीज बस ये है,
सबसे पहली बात तो किसका स्ट्रक्चर है, तो कहीं भी यूरेसिल नहीं आएगा, डीएनए में थाइमिन आएगा, यूरेसिल नहीं होगा इसके अंदर। बना लिया। अच्छा देखो, इसका दूसरा नाम वो लिखा है आप लोगों ने, डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। तो चलिए इसमें स्टेटमेंट लिखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसमें लिखें, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, according to their structure, DNA molecule, according to their structure, DNA molecule consists of two linear strands. According to their structure, DNA molecule consists of two linear strands which are bound together, two linear strands which are bound together in the form of double helix, which are bound together in the form of double helix, full stop। आगे लिखेंगे, in double helix structure, in double helix structure, hydrogen bond present between two nitrogenous base, in double helix structure, hydrogen bond present between two nitrogenous base, कंटिन्यू करेंगे आगे, कॉमा लगा के, these hydrogen bonding are highly specific, these hydrogen bonding are highly specific, thymine pair with adenine, these hydrogen bonding are highly specific, thymine pair with adenine through two hydrogen bond, thymine pair with adenine through two hydrogen bond, and cytosine pair with guanine through three hydrogen bond। बोर्ड पर लिखा भी है, thymine pair with adenine through two hydrogen bond and cytosine pair with guanine through three hydrogen bond, full stop। Hence, continue करें आगे, hence two strands of DNA are complementary to each other, hence two strands of DNA are complementary to each other। That is the second structure of DNA। लास्ट की लाइन का मतलब समझ में आ गया क्या? कितनों को आ गया? बहुत छोटी क्लासेस में थे ना हम, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। जैसे क्वेश्चन तो ये होता है कि why call DNA डबल हेलिक्स एंड RNA सिंगल हेलिक्स। हमारे काम की इंफॉर्मेशन ये है, why call DNA डबल हेलिक्स, जैसे RNA का स्ट्रक्चर बनाओगे दैट इज RNA सिंगल हेलिक्स। Why called double helix? Why called double helix? आंसर लिखा है अभी आप लोगों ने, because in which nitrogenous base present, उसमें भी है nitrogenous base तो, but between two nitrogenous base क्या present होता है? H bond, जो कि क्या कर रहा है? हेलिकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, डबल हेलिक्स बना रहा है। आरएनए सिंगल हेलिक्स क्यों है? बिकॉज इसके जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपस में एच बॉन्डिंग नहीं करते हैं, इसलिए आरएनए सिंगल हेलिकल होता है। तो लास्ट की लाइन जो लिखी उसका मीनिंग क्या है? टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, दो स्ट्रैंड्स चल रही है,
एक ये चल रही है, फिर दूसरी चल रही है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। होता है ना, कहीं हम जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, कोई जूस मिल गया, कोई ड्रिंक मिल गई, ऐसा होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो कभी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन, कि जब अगर हम इसका सेल डिवीजन करें तो एक सिंगल स्ट्रैंड से या एक उससे दो डॉटर सेल प्रिपेयर हो जाती है। दैट इज कॉल्ड डिवीजन नेम माइटोसिस मियोसिस डिवीजन, सुना होगा नाम। तो वही बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर क्या होगा कि जब हम इसको रेप्लिकेट करें, इसको डिवाइड करें, सेल डिवीजन करें, तो एक सिंगल स्ट्रैंड से दो डॉटर सेल प्रिपेयर हो जाती है। तो इसका बहुत पहले क्या यूज किया जाता था कि इनसे क्लोन प्रिपेयर किए जाते थे। ठीक है, तो वो बात हमने लिखी, लेकिन हमें मेन इंफॉर्मेशन ये देखनी है, यूरेसिल नहीं है, और जो भी नाइट्रोजनस बेस है स्पेसिफिक एच बॉन्डिंग होगी कि थाइमिन के साथ ऑलवेज कौन ऐड होगा, एडेनिन थ्रू 2 एच बॉन्ड, और साइटोसिन के साथ कौन ऐड होगा, ग्वानिन थ्रू 3 एच बॉन्ड। क्लियर, बना लो जिसने नहीं बनाया हो। बात आ गई समझ में? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको ये डायग्राम देखना है सेम प्रोटीन की तरह। लास्ट लिखो आरएनए, अगला न्यूक्लिक एसिड लिखेंगे आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इसमें लिखें सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बिकॉज single helix structure because in which hydrogen bonding are not present single helix structure because in which hydrogen bonding are not present between two nitrogenous base. Between two nitrogenous base. और इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर लेना, इन विच यूरेसिल बेस प्रेजेंट, यूरेसिल बेस प्रेजेंट, यूरेसिल। ठीक है, दीज आर 3 टाइप्स, तीनों टाइप्स नोट कर ले, सेम नाम लिखना है, mRNA, rRNA and tRNA. These are 3 types. Messenger RNA, ribosomal and transfer RNA. लिख लिया? लिख लिया सभी ने? आप मुझे बता सकते हो इसका काम क्या है, क्या काम करता है? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या काम है इसका? वाई कॉज सिंगल हेलिक्स, ये तो पता लग गया हमें। ये 3 टाइप से तो कुछ काम तो होगा ना इसका। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एमिनो एसिड या प्रोटीन बोल दे हम। तो एमिनो एसिड के 2 टाइप पढ़े थे आप लोगों ने, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसेंशियल नाम से पता लग रहा है बॉडी के लिए इसेंशियल है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो बाहर से लेते हैं। नॉन एसेंशियल जो ऑटोमेटिक बनते हैं, जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, तो ऑटोमेटिक बनते हैं तो कोई बनाता है ना, कौन बनाता है? आरएनए। आरएनए कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब मैं प्रोटीन बोलूं या एमिनो एसिड बोलूं एक ही बात है, इट मींस वो एमिनो एसिड ग्लाइसिन का फॉर्मेशन करते हैं, दीज आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस।
तो लास्ट लिख लो अब आप डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, और डिफरेंस बताते जाओ आप लोग। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए बोलते जाइए, जो सब आप लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहला डिफरेंस बोलो भाई, ये लाइट आ रही है जा रही है भाई? सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? पेंटोज शुगर। डीएनए में कौन सा होगा? डीएनए में कौन सा हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। लिखते जाओ, पहला पॉइंट लिखो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट, आरएनए में लिखेंगे राइबोज। अब डीऑक्सी राइबोज और ये क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, सेकंड कार्बन का डिफरेंस है। डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट एंड आरएनए में लिखेंगे राइबोज शुगर प्रेजेंट। सेकंड लिखेंगे डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए में लिखेंगे सिंगल हेलिकल। अब क्यों होता है ये हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे डीएनए में, बताओ क्या होगा थर्ड? नाइट्रोजनस बेस लिखो, थाइमिन बेस प्रेजेंट डीएनए में, थाइमिन बेस प्रेजेंट। आरएनए में लिखेंगे यूरासिल प्रेजेंट। ठीक है, अगला लिखो डीएनए। डीएनए में लिखना है डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब समझ गए ना, अभी बताया था, या अगर सिंपल वे में बोले तो जेरोक्स कॉपी तैयार करना, क्लोन। ये प्रॉपर्टी किसमें मिलती है? डीएनए में। क्यों मिलती है? क्योंकि वो डबल हेलिकल है, एक दूसरे के स्टैंड, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। आरएनए में लिखें आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट। आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लास्ट पॉइंट डीएनए में। आप बताओगे अब लास्ट पॉइंट, जो सबसे मेन काम है डीएनए का, बताइए। आरएनए का तो मैंने बता दिया आपको, डीएनए का सबसे मेन काम क्या है? लिखिए, डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। और आरएनए में मेंशन कर लें आरएनए कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो भाई टॉपिक हमारा एंड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे थोड़ा बहुत तो आया होगा। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो ना तो बुक्स ओपन करके देख लेना, कितना टफ लैंग्वेज है उसके अंदर। अब दो ही कंडीशन है कि जो पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, रिवाइज करना होगा। अब मैंने आपको कुछ लाने के लिए बोला था, टाइम अलग हो गया है। पहले आप तो ये बताया लेके आए आप लोग, तो इसमें क्या करना है आपको, पीछे देखो इसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस किस किस के हैं? एवरीडे लाइफ के हैं, और ये जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या आप लोगों ने किया इन दिनों इसको? लाओ एक मिनट दे, 5 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं। लेके आए ना सभी? लाल कर दी पूरी स्टार्टिंग में, इसे याद होता है ना ऐसे बहुत। चलो अभी पता लग जाएगा।
इसमें और कितने क्वेश्चन हैं? आए 129 क्वेश्चन है इसमें। आपको है ना बस वो स्किप कर देना, अगर एक दो क्वेश्चन पॉलीमर के हो सकते हैं इसके अंदर, वो आप छोड़ देना। अरे एक चीज और रह गई यार, विटामिन रह गए। विटामिन कर लोगे खुद, नोट कर लोगे खुद से? मतलब गर्दन तो हम बहुत जल्दी से, कॉपी में चेक कर लूं मैं आपसे अगली बार सैटरडे? अरे मुझे बता दो भाई क्लियर, नहीं तो विटामिन का ही क्वेश्चन आ गया। आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे उनमें विटामिन भी पूछ लिया है, क्या कर लोगे खुद से या मुझे डिक्टेट कराना है? ये देखो, अब आप सोचोगे कहां से डिक्टेट करें, ये रहा। चलो कॉपी ओपन करो, मैं मतलब ये है सभी के पास, मैं बता देता हूं क्या करना है इसमें। विटामिन के दो टाइप होते हैं भाई, कौन कौन से देखो उसमें, देखो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दिख रहा है। तो फैट सोल्यूबल कितने हैं वो हमें ध्यान रखना है, विटामिन ए डी ई के। लेकिन आपको नोट करना है कॉपी में, अभी जो मैं बता रहा हूं आपको। ए डी ई के तो कौन से, फैट सोल्यूबल। क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए गए हैं मेंस में, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे आपको मिल जाएंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब इसके अंदर खास बात क्या है कि विटामिन सी जो है ना, वो इसका एक्सेप्शनल विटामिन है कि विटामिन सी को हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टोर इन अवर बॉडी। तो इसमें एक्सेप्शनल विटामिन है विटामिन बी 12। अब बी के जितने भी होते हैं ना, B1 B2 B6 B12 तक, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स में आ गए। तो विटामिन बी जो होता है वो होता है वाटर सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल विटामिन को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लेते हैं यूरिन की फॉर्म में, एक्सक्रीट हो जाता है। बट विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालेमिन, कभी आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन में सुना है कि नाम। तो ये क्या करता है बॉडी में, अगर आप इसको लेते हैं बार बार, बी कॉम्प्लेक्स का जो कैप्सूल होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर इसको रेगुलर फॉर्म में लोगे एक्सिस में, तो बॉडी के एडिपोज टिश्यू में कलेक्ट होने लग जाता है। तो ये विटामिन सी का एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज कॉल्ड विटामिन B12। तो दो विटामिन है, विटामिन फैट सोल्यूबल और दूसरे वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से, ए डी ई के। वाटर सोल्यूबल कौन से, बी एंड सी। अब आपको जो अगली टेबल है, आपको जो ध्यान रखना है, विटामिन के नेम और उनसे डेफिशिएंसी डिजीज दिया हुआ है। तो डिजीज से ज्यादा तो मेन हमें डिजीज भी याद रखनी, लेकिन मेन इनके नेम याद रखने। नेम कैसे, जैसे विटामिन ए है उसका नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। क्या डेफिशिएंसी होता है, जीरोफ्थैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरा होते ही दिखना बंद हो जाता है शाम को। विटामिन B1 दैट इज कॉल्ड थायमिन, इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होता है, बेरी। ऐसे आपको इनके नेम याद रखने। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन। B3 क्या होता है, नियासिन। नियासिन वाला जेई मेंस में पूछा गया है कि B3 का नाम क्या होता है। ये सब आपको ये वाले नेम याद रखने हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अब ऑप्शन में आपको सिट्रिक एसिड भी मिलेगा, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है और सिट्रिक एसिड इसका सोर्स है, ठीक है। विटामिन डी इर्गोकैल्सिफेरॉल, इसका डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाती है, रिकेट्स नाम सुना होगा आप लोगों ने। विटामिन ई, उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज दे रखा है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, डेफिशिएंसी डिजीज इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। तो कर लोगे कॉपी में, एक पेज में इसको ड्रॉ कर लेना, लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। तो ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट। उसके बाद देखो पीछे एक्सरसाइज दिया हुआ है। अब आप लोगों ने एवरीडे लाइफ आइटम, ये न्यूक्लिक एसिड और ये सब पढ़ लिया है, तो इन एक्सरसाइज को एक बार लगाना। जैसे रैंडम में कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 73 देखो, जो आज पढ़ा है उस देख लेते हैं। The presence of absence of hydroxyl group on which carbon atom of sugar differentiate between DNA and RNA, ठीक है। कौन सा कार्बन पोजीशन होगी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बात करता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए। फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, अल्फा हेलिकल बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या काम करता है, अल्फा हेलिकल बैकबोन। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछते प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स, तो आंसर क्या होता है आपका, डी, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66, नेम ऑफ द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। कौन सा होगा, आज पढ़ा है आप लोगों ने। इसके अंदर कुछ पॉलीमर के हैं, वो स्किप कर देना अभी आप। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 95, बताइए नॉन नार्कोटिक ड्रग कौन सा है, नॉन नार्कोटिक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96, which of the following analgesic not habit forming, again aspirin, which of the following substance add to soap to make it antiseptic, कौन सा होगा, बिथिनोल बाइथायोनल, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 98, द एनेस्थेटिक विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंजेक्शन इज मॉर्फिन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रैंक्विलाइजर, नहीं है, कौन सा नहीं है, डी नहीं है ना, बाकी तो पढ़ा है आप लोगों को, ल्यूमिनल, सेकोनोल, रेसरपाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक यूज्ड टू क्योर टाइफाइड, कौन सा होगा, क्लोरम फेनिकॉल। तो कर लोगे भाई, तो इसको पूरा एक बार लगा लेना फ्री टाइम पे। सबसे पहले तो विटामिन नोट कर लेना, फिर इसको लगाना, जहां भी पॉलीमर के क्वेश्चन आए उसको स्किप कर देना, नेक्स्ट पॉलीमर पढ़ेंगे जब देख लेंगे। लीजिए, थैंक यू।